तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम आपको कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने कूलाम के नियम का अदिश स्वरूप पढ़ा दिया है आपको। तो दो आवेशों के बीच में कूलाम के नियम का आपने अदिश स्वरूप पढ़ा। उसके अंतर्गत ये तो पता चलता है कि जो दो आवेशों के बीच बल लगेगा उसका परिमाण क्या होगा, लेकिन बल एक सदिश राशि है। कूलाम के नियम का अदिश स्वरूप हमें बल की दिशा के बारे में ज्ञान नहीं देता है। तो दो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा परिमाण में और उसकी दिशा क्या होगी, इसके लिए हमको कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले तो कुछ बेसिक बातें हैं जो वेक्टर से संबंधित हैं। आइए सबसे पहले हम आपको थोड़ा वेक्टर के बारे में बताते हैं। तो वेक्टर के बारे में पहली बात ये आप याद रखना कि अगर कोई राशि वेक्टर है, अगर कोई राशि सदिश है, तो इसमें दो चीजें प्रेजेंट होती है। एक तो इसका परिमाण होता है, दूसरी चीज दिशा होती है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ प्रेजेंट इन वेक्टर क्वांटिटीज। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होते हैं, अर्थात किसी भी सदिश राशि में परिमाण व दिशा दोनों उपस्थित होते हैं। परिमाण हमें सदिश राशि का मान बताती है, जबकि जो दिशा है उसकी डायरेक्शन बताती है। जैसे कहा जाए 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो यहाँ पर जो 5 किलोमीटर है ये डिस्टेंस का परिमाण है, और दूसरा शब्द जो लगा है पूर्व की ओर, ये दिशा बता रहा है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो सामूहिक शब्द लिखा है एक प्रकार से सदिश वाक्य लिखा है। तो देखिए इसके अंतर्गत अब हम आपको ज्यादा वेक्टर तो नहीं बता पाएंगे, जितना जरूरत है उतना ही बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए एकांक सदिश क्या होता है। वह सदिश इसको समझ लेना है, लिखना नहीं है। वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाता है। वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है क्या कहलाता है? एकांक सदिश कहलाता है। जैसे कहा जाए 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, या कहा जाए 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर, या 1 सेंटीमीटर पूर्व की ओर, या 1 सेंटीमीटर बाईं ओर। तो यहाँ पर दिशा के साथ साथ जो मैग्नीट्यूड परिमाण है वो कितना हो रहा है? एक हो रहा है। तो क्या है ये? एकांक सदिश है। अर्थात वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाता है। देखिए जैसे कोई वेक्टर ए सदिश है, तो वेक्टर ए में परिमाण भी है और क्या है? दिशा भी है। अगर हमको वेक्टर ए का एकांक सदिश निकालना है तो एकांक सदिश को कैप लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। एकांक सदिश को क्या करते हैं? कैप लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। जिसके ऊपर कैप लगा मिल जाए समझ लेना ये एकांक सदिश है, और इसका जो परिमाण मैग्नीट्यूड होगा वो निश्चित ही क्या होगा? एक होगा। कितना होगा? एक होगा। कुछ एकांक सदिशों को क्रमशः आई कैप कामा जे कैप कामा के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होते हैं देख लीजिए। ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, और ये जेड अक्ष है 3D में। ये ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब ये मूल बिंदु है। थोड़ा मूल बिंदु के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो एक्स अक्ष की धन दिशा में पॉजिटिव, एक्स अक्ष की धन दिशा में एकांक सदिश आई कैप होता है। वाई अक्ष की धन दिशा में एकांक सदिश जे कैप होता है, और जेड अक्ष की धन दिशा में एकांक सदिश क्या होता है? के कैप होता है। तो ये जितने भी एकांक सदिश हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, इनके सबके परिमाण कितने होते हैं? एक एक होते हैं। तो अगर हमको वेक्टर ए का एकांक सदिश निकालना है तो वेक्टर ए का जो एकांक सदिश होगा वो होगा वेक्टर ए बराबर नहीं। अगर हमको वेक्टर ए का एकांक सदिश निकालना है तो वेक्टर ए का एकांक सदिश हमको ए कैप से लिखना पड़ेगा। अर्थात ए के ऊपर जब हम कैप लगाएंगे तो किसी भी सदिश अर्थात वेक्टर ए का एकांक सदिश निकलने लगेगा। तो ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए बटे मान वेक्टर ए। मान हटाओगे तो वेक्टर हट जाएगा, यानी ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपान ए। वेक्टर ए जो है ये एक सदिश राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इसमें दो चीजें प्रेजेंट है। कौन कौन सी? एक तो है परिमाण, इसमें क्या क्या उपस्थित है? परिमाण भी है और दिशा भी है। अपान में देखिए क्या लिखा है? ए लिखा है। ए पर वेक्टर नहीं लगा है, इसका मतलब एक किसी भी राशि ए का केवल परिमाण है। तो यहाँ पर ए के स्थान पर हम क्या डाल देंगे? अगर परिमाण डाल देंगे तो परिमाण से परिमाण कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर परिमाण के स्थान पर एक हो गया, और क्या बची? दिशा बची। तो वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है तथा दिशा प्रेजेंट होती है क्या कहलाता है? एकांक सदिश कहलाता है। उम्मीद है कि आपको एकांक सदिश समझ में आ गया होगा।
चलिए इसके बाद मूल बिंदु देख लेते हैं क्या होता है। मूल बिंदु की परिभाषा इस प्रकार है कुछ, किसी वस्तु की जिस वस्तु के सापेक्ष हम स्थिति बताते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। किसी वस्तु की जिस वस्तु के सापेक्ष हम स्थिति बताते हैं उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। जैसे गांव में आपका कोई मित्र आया है कहीं बाहर से और वो अपने मित्र का पता तुमसे पूछ रहा कि भैया वो हमारा एक मित्र है राहुल, उसका मकान कहाँ है, तो आप बता देते हो कि उस नीम के पेड़ के पास उसका मकान है। तो नीम का पेड़ क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। या बता रहे हो कि उस वहां जाना और वहां एक छोटा मंदिर पड़ेगा, उस मंदिर के पास उसका मकान है, तो मंदिर क्या हो जाएगा, वो मूल बिंदु हो जाएगा। इस प्रकार से जिस वस्तु के सापेक्ष हम किसी बिंदु की स्थिति बताते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो अब थोड़ा विस्थापन सदिश अब देख लेना। इसके बाद देखिए विस्थापन सदिश क्या होता है। जैसे ये एक्स एक्सेज है, ये क्या है, वाई एक्सेज है, इनका कटान बिंदु मूल बिंदु है। कटान में लेंगे ओरिजिन के, अगर हम कोई भी स्थिति लेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक कण है, यहाँ पर ये बिंदु ए पर है, इस समय ये मूल बिंदु से 3 यूनिट की दूरी पर है। कोई कण है जो इस समय बिंदु ए पर है, इसकी मूल बिंदु से अगर दूरी देखी जाए एक्स अक्ष पर तो कितनी है, 3 यूनिट है। मान लीजिए ये कण गति कर जाए और गति करके बिंदु बी पर आ जाए, अब ये दूरी मान लीजिए 8 यूनिट हो गई। कितनी हो गई, 8 यूनिट हो गई। कोई कण ए पर था, ए से गति करता हुआ कहाँ तक चला गया है, बी तक चला गया है, तो इसकी पहले जो पोजीशन थी वो मूल बिंदु से 3 यूनिट दूरी पर था। नई पोजीशन में जो कण है वो मूल बिंदु से 8 यूनिट दूरी पर है। अब अगर तुमसे कोई पूछे इस कण का विस्थापन क्या है तो आप क्या बताओगे, बहुत आसान तरीका है। हम विस्थापन का मतलब कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी होती है उसे ही हम विस्थापन कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कॉल्ड इज डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए अगर हमको ये डिस्प्लेसमेंट ए बी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो होता है वो एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसको वेक्टर लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर ए बी बराबर क्या बताओगे, मतलब ये विस्थापन, अगर इसका पहले केवल मैग्नीट्यूड ही निकाले हम, अगर केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे मतलब केवल परिमाण ही निकाले ए बी का, तो ए बी कैसे निकालोगे, ओ से बी तक दूरी। देखिए ये ओ से बी तक जो दूरी है ओ बी, इस टोटल दूरी से आप पिछली वाली दूरी, ये क्या कौन सी दूरी है, ओ ए वाली घटा दो, ओ ए वाली घटा दो तो ये वाली बच जाएगी। कौन सी बच जाएगी, ए बी बच जाएगी। क्यों, देखिए ओ से बी तक दूरी कितनी है, 8 यूनिट। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, ओ ए कितना है, 3 यूनिट, 8 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 यूनिट। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया कि ए से बी के बीच की दूरी क्या है। तो दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन लेने के लिए हमने क्या किया, जैसे ए बी निकालना था तो ए बी निकालने के लिए हमने बी का ओ के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर एक प्रकार से लिखा गया, ओ बी, इससे क्या घटाया गया, ओ ए घटाया गया। तो अगर हम ए और बी के बीच का अगर विस्तार, ये तो यहाँ पर केवल परिमाण है, अगर इस परिमाण को हम सदिश रूप में रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर ए बी को हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बी को लिखने के लिए अगले बिंदु का स्थिर सदिश, अगला बिंदु इसमें क्या है, बी, तो बी का स्थिर सदिश मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी, माइनस पिछले बिंदु का स्थिर सदिश, तो पिछला बिंदु क्या है, ए, तो माइनस क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ ए। तो इस प्रकार से हम किसी भी दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन सदिश ज्ञात कर सकते हैं। वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। जैसे तुम्हारे पास आ जाए कहीं पर वेक्टर पी क्यू, अब बताइए वेक्टर पी क्यू का अगर तुमको विस्थापन सदिश निकालना है तो क्या करोगे, अगले बिंदु का स्थिर सदिश। और जब भी किसी बिंदु का हम स्थिर सदिश बोलते हैं तो हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यानी मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो Q का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा अगले बिंदु का स्थिर सदिश, अर्थात Q का स्थिर सदिश वेक्टर OQ माइनस पिछले बिंदु का स्थिर सदिश अर्थात वेक्टर OP। जैसे कहीं पर आप वेक्टर RS निकाल रहे हो तो वेक्टर RS निकालने के लिए क्या करोगे, अगले बिंदु का स्थिर सदिश वेक्टर OS माइनस पिछले बिंदु का स्थिर सदिश
वेक्टर ओ आर। इस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन सदिश प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है। ये एक्स एक्सेज है, ये वाई एक्सेज है, ये बिंदु ए है कोई, ये कोई बिंदु क्या है, बी है। बिंदु ए पर, और ये मूल बिंदु है, बिंदु ए पर प्लस Q1 आवेश रखा है और बिंदु बी पर प्लस Q2 आवेश रखा है। बिंदु ए की पोजीशन अगर हम मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में लेंगे, क्योंकि ये कण अंतरिक्ष में मान लीजिए विद्यमान है, तो इसकी हम पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, हमेशा मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो मान लीजिए जो कण ए है ये मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु से R1 दूरी पर है, तो इसका विस्थापन सदिश जब हम लिखेंगे मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में तो वेक्टर R1 हो जाएगा। अर्थात दूरी तो ये O से A तक मान लीजिए A है, लेकिन जब विस्थापन के यानी वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो इसे वेक्टर R1 लिखेंगे। तो जैसे वेक्टर OA किसके बराबर हो गया तुम्हारा, वेक्टर OA बराबर हो गया वेक्टर R1। इसी प्रकार से B की जो डिस्टेंस है O से, ये मान लीजिए क्या है, R2 है। तो जब इसको हम वेक्टर रूप में लिखेंगे, B का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे अगर O के रिस्पेक्ट में, तो वेक्टर OB बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर R2। क्या हो जाएगा, वेक्टर R2। अब यहां पर देखना, अब अगर हम A को B से मिला दें, A को B से मिला दें और A तथा B के बीच की दूरी मान लीजिए R है, कितनी है, R है। सदिश रूप में लिखेंगे तो ये दूरी क्या हो जाएगी, वेक्टर R हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेक्टर R हो जाएगी। अब देखिए यहां पर आवेश Q1 क्या करेगा, आवेश Q2 पर एक बल लगाएगा और आवेश Q2 क्या करेगा, आवेश Q1 पर एक बल लगाएगा। तो जो आवेश Q1 Q2 पर बल लगाएगा उसकी दिशा क्या होगी, और जो आवेश Q2 Q1 पर बल लगाएगा उसकी दिशा क्या होगी। तो ये समझने के लिए देखिए, दोनों चार्ज हमने प्लस के लिए हैं, तो इस कंडीशन में दोनों चार्जों के बीच में प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा, और प्रतिकर्षण का बल दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, लेकिन बाहर की ओर होता है। तो देखिए Q1 एक Q2 पर फोर्स लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में लगाएगा। इस फोर्स को हम वेक्टर F, ये किस चार्ज पर लग रहा है, दूसरे वाले चार्ज पर लग रहा है। और कौन सा चार्ज लगा रहा है, पहला वाला चार्ज लगा रहा है। फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, दूसरे आवेश पर बल पहले आवेश के कारण। इसका मतलब थोड़ा समझ लेना, अगर कहीं पर तुमको वेक्टर F21 लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होगा दूसरे आवेश पर बल क्या होगा, दूसरे आवेश पर बल पहले आवेश के कारण, पहले आवेश के कारण। जो संख्या F के सफिक्स में पहले होगी उस पर बल लगेगा, जो संख्या F के सफिक्स में बाद में होगी वह बल लगाएगी। जैसे यहाँ पर 2 पहले है तो दूसरे आवेश पर बल लग रहा है, 1 बाद में है तो पहले आवेश के कारण है। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से Q1 पर एक बल लगेगा, कौन लगाएगा, Q2 लगाएगा। यहाँ पीछे तुम कूलाम के नियम के अधिक स्वरूप में पढ़ चुके हो कि यदि दो स्थिर आवेश एक दूसरे के निकट है तो एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। तो Q1 पर Q2 एक फोर्स लगाएगा, किधर को लगाएगा, बाहर की ओर लगाएगा, क्योंकि ये प्रतिकर्षण का फोर्स है, क्योंकि ये प्रतिकर्षण का फोर्स है, इसलिए किधर को लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। इस फोर्स का जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो वेक्टर F किस चार्ज पर लग रहा है, 1 वाले चार्ज पर लग रहा है। कौन चार्ज लगा रहा है, 2 वाला लगा रहा है। तो इस बल का जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो वेक्टर F12 से करेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर F12 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ पहले आवेश पर बल, क्या हुआ, पहले आवेश पर बल दूसरे आवेश के कारण, दूसरे आवेश के कारण। तो इस प्रकार से दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, दोनों चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब देखिए मान लीजिए हमको इसमें कोई एक पहला बल निकालना है, चाहे हम पहले वेक्टर F21 निकालें या चाहे हम पहले वेक्टर F12 निकालें। तो इसको निकालने के लिए ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, इसको हम सदिश रूप में कैसे ज्ञात करेंगे, देख लीजिए।
जैसे हमको वेक्टर ए बी निकालना है, क्या निकालना है, वेक्टर ए बी निकालना है। तो वेक्टर ए बी निकालने के लिए अभी हमने पीछे बताया है कैसे निकालते हैं। दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन सदिश ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अगले बिंदु के स्थित सदिश से पिछले बिंदु का स्थित सदिश घटा देते हैं। अगला बिंदु बी है तो बी का स्थित सदिश क्या होगा, वेक्टर ओ बी। इसमें से क्या घटा दो, ए का स्थित सदिश, ओ के रिस्पेक्ट में इसका क्या होगा स्थित सदिश, वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी क्या है, ये वेक्टर R2 है, यहाँ पर वेक्टर लगा लेगा, वेक्टर R2 है। और इसमें से क्या घटाओगे, वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ ए क्या है, वेक्टर ओ ए R1 है। यहाँ पर हमने मान लिया है कि वेक्टर ओ ए बराबर है वेक्टर R1, वेक्टर ओ बी बराबर क्या है, वेक्टर R2। तो इस प्रकार से वेक्टर ए बी आपका निकल आया। अगर हमको परिमाण निकालना हो अर्थात इसका माड निकालना हो तो अगर हम वेक्टर यहाँ से हटा दे तो यहाँ पर माड लगा देंगे, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इस प्रकार से वेक्टर ए बी जो विस्थापन सदिश था यह उसका परिमाण प्राप्त हो गया है। दूसरी कंडीशन में इसी प्रकार से इसका उल्टा सोचिए, जैसे तुमने वेक्टर ए बी निकाला है उसी प्रकार से तुम वेक्टर बी ए भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, वेक्टर बी ए भी निकाल सकते हो। देखिए वेक्टर बी ए क्या होगा, वेक्टर बी ए निकालने के लिए अगले बिंदु के स्थित सदिश से हम क्या घटाएंगे, पिछले बिंदु का स्थित सदिश। तो वेक्टर ओ ए से हम क्या घटा देंगे, वेक्टर ओ बी घटा देंगे। वेक्टर ओ ए क्या है, देखिए वेक्टर ओ ए यहाँ पर कितना है, देखिए वेक्टर R1 है माइनस वेक्टर ओ बी क्या है, वेक्टर ओ बी जो है तुम्हारा ये वेक्टर R2 है। तो ये तुम्हारा वेक्टर बी ए निकल गया। अब देखिए अगर हमको इसका परिमाण निकालना है बी ए तो इस पर माड लग जाएगा, तो हो जाएगा माड R1 माइनस माड वेक्टर R1 माइनस R2। तो इस प्रकार से हम विस्थापन सदिश वेक्टर ए बी और विस्थापन सदिश वेक्टर बी ए दोनों प्राप्त कर चुके हैं। फिर देखिए इनके एकांक सदिश, किसके एकांक सदिश, इन दूरियों के, ये दूरी समझिए किसके अनुदिश है, जैसे बी ए है इसका मतलब ये है बी से ए की ओर। बी ए का मतलब क्या है भाई, बी ए का मतलब बी से चलना चालू किया, कहां तक गए, ए तक गए। तो इसका मतलब बी ए का मतलब बी से ए की ओर। बी से ए की ओर का मतलब ये जो दूरी होगी इसको लिखेंगे वेक्टर आर से, क्योंकि हमने यहाँ बताया, मान लीजिए वेक्टर ए से बी तक जो डिस्टेंस है क्या है, वेक्टर आर। अब लिखेंगे वेक्टर आर से, लेकिन इसके सफिक्स में संख्याएं कौन सी लगाएंगे ये बात समझना जरूरी है। देखिए बी से ए की ओर मतलब दूसरे चार्ज से पहले चार्ज की ओर, तो इसके सफिक्स में लगाएंगे 2 1। अब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब हुआ दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर, दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर। दूसरी कंडीशन में अगर हम वेक्टर ए बी ए वाला निकालेंगे, वेक्टर ए बी, तो ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। तो ए से बी की ओर का मतलब हुआ पहले वाले आवेश से दूसरे वाले आवेश की ओर। तो पहले वाले आवेश से दूसरे आवेश की ओर अगर निकालेंगे तो यह दूरी, अगर दूरी का परिमाण आ रही है तो इसका विस्थापन सदिश वेक्टर आर होगा। तो वेक्टर आर क्या बनेगा, 1 से 2 की ओर, ए से बी की ओर। ए से बी की ओर का मतलब है पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर। तो यहाँ पर सफिक्स में क्या लगाया जाएगा, 1 2 लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप ए से बी की ओर की दिशा का विस्थापन सदिश वेक्टर R12 है, और बी से ए की ओर की दिशा का जो विस्थापन सदिश है वो क्या है, वो वेक्टर R21 है। अब अगर इन सदिशों के एकांक सदिश निकालने पड़े, ये स्लाइड हम मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लेना। अगर इन सदिशों के क्या निकालने पड़े, एकांक सदिश, इसका देखिए वेक्टर R12 का अगर हम एकांक सदिश निकालेंगे, इसका वेक्टर R12 का, तो इसे लिखा जाएगा R⁴12। क्या हमने पीछे बताया है आपको, किसी भी सदिश का जो एकांक सदिश होता है उसे कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तो R⁴12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर R12 बटे माड R12 बटे माड R12। यहाँ पर माड हटेगा तो इसका वेक्टर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर R12 बटे R12। तो इस प्रकार से ये वेक्टर R12 का एकांक सदिश प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अगर हम R⁴21 निकालें तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा वेक्टर R21 बटे माड R21। माड हटाओगे वेक्टर हटेगा, तो वेक्टर R21 बटे R21 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से R⁴12 और R⁴21 भी तुम प्राप्त कर चुके हो। अब आइए देखते हैं
कूलाम के नियम के अदिश स्वरूप के अंतर्गत दो आवेशों के बीच या दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, कूलाम के नियम के अदिश स्वरूप के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यह अदिश स्वरूप का वीडियो हम पीछे डाल चुके हैं, वहां देख लेना जा करके और फिर सदिश स्वरूप पढ़ना। तो मान लीजिए अगर हम ये वाला फोर्स निकालें वेक्टर F21, तो देखिए क्या हो जाएगा। वेक्टर F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, दूसरे आवेश पर बल पहले आवेश के कारण। तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू क्या बनेगा, पढ़ा है आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर कहें या हम इसको ए भी कह सकते हैं। तुम फोर्स कौन सा निकाल रहे हो, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण। तो इस फोर्स की दिशा क्या है, देखिए ये इस दिशा में लगा है, इस दिशा में लगे होने का मतलब इस बल की जो दिशा है वो ए से बी की ओर है, ए से बी की ओर है। तो जब ए से बी की ओर है तो ए से बी की ओर का जो वेक्टर आर सदिश होगा, या तो वेक्टर आर से लिखेंगे या हम इसको परिमाण के रूप में सीधे ए से बी की ओर का मतलब ए बी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर। ए बी क्या है, ए बी है दो आवेशों के बीच की दूरी। तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन ए बी स्क्वायर। और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन लिख लोगे। डायरेक्शन क्या लिखोगे, ए से ए टेंड्स टू बी, मतलब ए से बी की ओर इसकी दिशा है। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो केवल अभी मैग्नीट्यूड लिखा है, जबकि इधर ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके लिए हम लिखेंगे वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2, जहां पर ए बी है, ए बी वाला जो सदिश है उसके जगह पर हम क्या डालेंगे, ए बी के स्थान पर हम डालेंगे ये 1 से 2 की ओर है, तो यहाँ पर हो जाएगा R12 यानी पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर का स्क्वायर। अब देखिए ये प्राप्त हो गया तुमको R12 का, यहां तुमको प्राप्त हो गया है वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। इसके मल्टीप्लाई में क्या मान लो, एक। अब एक मान किसका होता है, एकांक सदिश का। जितने एकांक सदिश होते हैं उनका परिमाण क्या होता है, एक होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। और यहाँ पर 1 के जगह पर R⁻12 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, R⁻12, क्यों, क्योंकि कैप लगा है तो इसका परिमाण क्या होगा, 1 होगा। और 1 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार ये फिगर आप लोग बना चुके होंगे, थोड़ा रफ किए देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R12 स्क्वायर। और इसके स्थान पर इसकी वैल्यू डाल देंगे। इसकी वैल्यू क्या थी, R⁻12, हमने वही क्या बताया था, क्या था, वेक्टर R12 बटे मॉड R12। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, वेक्टर R12 बटे मॉड R12। तो ये बनेगा क्या, वेक्टर F21 इज इक्वल टू, देखिए क्या प्राप्त होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। और R12 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर R12 का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 2 पावर इसकी 1 पावर इसकी मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पर क्या बचेगा, वेक्टर R12 बचेगा। इस प्रकार वेक्टर F12 आप प्राप्त कर रहे हो। जबकि अभी पीछे हमने आपको स्थिर सदिश में बताया है कि वेक्टर R12 जो है किसके बराबर प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ था वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो इसके जगह पर इसका मान डाल देंगे। देखिए यहाँ ये अदिश रूप में है, बिना वेक्टर के आर है, तो यहाँ पर परिमाण केवल लेंगे तो इस पर माड लगाएंगे। यहाँ पर वेक्टर लगा है
तो यहाँ पर माड नहीं लगाएंगे, इसको सदिश रूप में लेंगे। तो इस कंडीशन में प्राप्त क्या होगा, वेक्टर F12 इक्वल टू क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R12 किसके बराबर है, इसका परिमाण लिया जाएगा तो हो जाएगा माड वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, क्यूब लगा है तो क्यूब लगाओगे इनटू वेक्टर R12 के जगह पर केवल इसका सदिश रूप लिया जाएगा तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसको कौन सा समीकरण मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। इसी प्रकार जैसे चार्ज Q1 एक Q2 पर बल लगा रहा है, तो जैसे चार्ज Q1 एक Q2 पर बल लगा रहा है, उसी प्रकार चार्ज Q2 भी तो Q1 पर बल लगाएगा। वो कितना बल लगेगा, वेक्टर F12। और ये बल जो होंगे परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे। आवेशों के आकार कम ज्यादा हो सकते हैं, जैसे एक आवेश 2 कूलाम है, दूसरा 100 कूलाम है, तो 2 कूलाम आवेश 100 कूलाम पर जितना बल लगाएगा, 100 कूलाम आवेश भी 2 कूलाम आवेश पर उतना ही बल लगाएगा। तो दोनों आवेश एक दूसरे पर परिमाण में बराबर बल लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर वेक्टर F12 क्या होगा, देखिए अगर हम F12 लिखेंगे तो इसी प्रकार लिख लेंगे, इसी प्रकार वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ ये दरअसल जो फोर्स है वो पहला वाला जो फोर्स है 2 से 1 की ओर था। पहला वाला फोर्स जो था वो 2 से क्या था, नहीं चार्ज, पहला वाला जो फोर्स था वो दूसरे चार्ज पर पहले चार्ज के कारण लग रहा है। ये वाला जो फोर्स है वो पहले चार्ज पर दूसरे के कारण लग रहा है। यहाँ इसकी दिशा, इस सदिश ये जो सदिश है इसकी दिशा पलट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखोगे, वहां पर अगर AB स्क्वायर लिखा था तो यहाँ क्या लिखोगे, BA स्क्वायर लिखोगे। तो जब BA स्क्वायर लिखोगे तो ये सदिश जो होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये प्राप्त हमको क्या होगा, वेक्टर F12 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2, और यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का होल क्यूब इनटू वेक्टर R1 माइनस R2। अब इसमें थोड़ा और समझ लो, अगर वेक्टर F12 को लिखा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2, यहाँ पर देखो अगर हम R1 माइनस R2 को पलट दें, अगर कहीं पर A माइनस बी लिखा है और अगर इसको B माइनस ए लिखोगे तो इसके आगे एक माइनस लग जाएगा। लेकिन अगर इस पर परिमाण मार लगा है, अगर इस पर मार लगा है तो मार के बाहर अगर हम ये वैल्यू लेंगे तो धनात्मक ही ली जाएगी, क्योंकि तब केवल परिमाण लिया जाएगा, चिन्ह नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ मार लगा है, अगर इसको हम पलटेंगे R1 माइनस R2 करेंगे तो एक माइनस निकलेगा। माइनस का होल क्यूब तो माइनस होना चाहिए, लेकिन केवल परिमाण लेंगे तो परिमाण पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब। यहाँ पर जो माइनस निकल रहा है वह माड के कारण अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, जबकि यहाँ माड नहीं लगा है। तो यहाँ अगर इसको पलट देंगे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 करेंगे तो फिर क्या होगा, इसके आगे एक माइनस लगेगा। ये वाला माइनस हम चाहें तो पूरे व्यंजक के आगे लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा दें। अब अगर दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दीजिए, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान माड R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और ब्रैकेट में वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इसको अगर हम क्या मान लें, समीकरण 2 मान लें। अब देखना समीकरण 1 का जो दाहिना पक्ष है वही समीकरण 2 का दाहिना पक्ष है। अर्थात जब दो समीकरणों के दाहिने पक्ष आपस में बराबर होते हैं तो उनके बाएं पक्ष भी आपस में बराबर होते हैं। क्यों, देखिए इधर क्यों। जैसे मान लीजिए का बराबर है 10 के और खा भी बराबर है 10 के, तो जब का बराबर है 10 के, खा बराबर 10, तो इस दोनों समीकरणों के, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए।
तो इस कंडीशन में क्या होगा, का भी बराबर है 10 के, खा भी बराबर है 10 के, और 10 भी बराबर है किसके, 10 के। अर्थात कहने का मतलब अगर इनके दाहिने पक्ष बराबर है, 10 भी बराबर है 10 के, तो 10 बराबर है का के और 10 बराबर है खा के। इसका मतलब ये हुआ कि का भी बराबर होगा खा के। अर्थात दो समीकरणों में अगर उनके दाहिने पक्ष आपस में बराबर हो तो उनके बाएं पक्ष आपस में बराबर होते हैं, या बाएं पक्ष आपस में बराबर हो तो उनके दाहिने पक्ष आपस में बराबर होते हैं। तो आगे लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, कंपेयरिंग बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो एक हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए इसका दाहिना पक्ष क्या है, वेक्टर F21 है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वेक्टर F12 के। इससे हमको क्या प्राप्त हुआ कि पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाएगा, पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाएगा, दूसरा भी आवेश पहले आवेश पर उतना ही बल लगाएगा, परंतु विपरीत दिशा में। यहाँ पर इनके परिमाण बराबर हैं, इसके आगे साइन माइनस आ गया है, इसका ये मतलब हुआ जो दिशा इसकी होगी उसके ठीक विपरीत दिशा इसकी होगी, क्योंकि ये बल चाहे आकर्षण के हों चाहे प्रतिकर्षण के हों हमेशा किन दिशाओं में रहेंगे, विपरीत दिशाओं में रहेंगे। क्योंकि देखिए जैसे दो चार्ज है Q1 Q2, ये इनको मिलाने वाली कोई रेखा, Q1 मान लीजिए Q2 पर प्रतिकर्षण बल अगर दोनों अब सेम नेचर में है तो एक इधर को प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये इस पर इधर को प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अगर ये अपोजिट नेचर में होती है, पहला प्लस होता दूसरा माइनस होता, तो Q1 Q2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करता, Q2 Q1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करता। उस कंडीशन में भी बलों की दिशा क्या होती, विपरीत। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और इस समय भी ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो दोनों कंडीशनों में जो बलों की दिशाएं होती हैं ये एक दूसरे के क्या होती हैं, दिशाओं में विपरीत होती है, परिमाण में बराबर होती हैं। तो दो आवेश एक दूसरे पर परिमाण में बराबर बल लगाते हैं परंतु दिशाओं में विपरीत बल लगाते हैं। अर्थात दो आवेश एक दूसरे पर परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत बल लगाते हैं। अब आप लोग ये क्लास हमारी देखकर बताना कमेंट में ये क्लास हमारी कैसी लगी, और कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप आप लोगों के समझ में आया या नहीं आया, इसकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में देना। जय हिंद, जय भारत।